और सेट 4 में देखो पहला सवाल क्या है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे बताया है, सम पूर्णांक को क्या मानेंगे 2n और विषम पूर्णांक को 2n + 1 मानेंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 2n + 1 है ना। विषम संख्या को ऐसे ही मानना है, x माने तो 2x + 1 और सम को मानना है 2x या जो भी मानो, अगर n है तो 2n। तो ये हो गया पहले का का। देखो एक के ख में क्या कह रहा है, y अक्ष पर एक बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो y अक्ष पर मान लिया एक बिंदु C है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष का निर्देशांक x क्या होता है 0 और y का कोई कोऑर्डिनेट y होगा मान लिया। ऐसे ही होता है ना, y अक्ष पे कोई भी बिंदु मानना है तो वहाँ x 0 होता है और y को क्या मान लेते हैं y ही, और x पे क्या मान लेते हैं बोलो, x का यहाँ तो हो गया 0, y और यहाँ का बताओ x तो कुछ होगा लेकिन y 0 होगा, ऐसे ही मानते हैं। तो y अक्ष पर बोला गया है बिंदु, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसका निर्देशांक बताओ। तो इसका x निर्देशांक तो पता ही है, y बताना है तुमको, और समदूरस्थ वाली कंडीशन लगा दो, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, AC बराबर BC। तो दिया हुआ है AC बराबर BC, समदूरस्थ बोला है ना, तो AC मतलब दूरी का सूत्र लगाओ, x1 - x2 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 - y का स्क्वायर बराबर यहाँ से x1 - x2 -4 को x1 मान लो, x2 मान लो, 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - y का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ वर्क करो, रूट हट गया तो 6 का स्क्वायर यहाँ क्या बना 36, और यहाँ क्या बना a स्क्वायर मतलब 25 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन गया यहाँ पे 36 और 25 जोड़ लो, कितना हो गया 41, 36 5 41 और 20 61, 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y, और इधर 16 9 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, तो प्लस y स्क्वायर और 61 और यहाँ पर 25 है इसको, और यहाँ पे माइनस 10y 6y, हल करो तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो -6 प्लस 10y माइनस 6y प्लस 10y, और इधर 61 माइनस 25, 61 माइनस 25 घटा लो, 11 5 6 और 5 2 3 36, यहाँ पे देखो 10 में से 6 जा रहा है तो क्या आ गया 4y, तो y बराबर 36 को भाग दे देगा, 36/4 आ गया और ये बराबर 9 आ गया, तो y निर्देशांक 9 आ गया। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो गया C0y बराबर 0,9, तो ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा 0,9 फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ये रफ में करना और बता देना डायरेक्ट आंसर। अब देखो इसमें एक के घा में एक का गा नहीं करना है क्योंकि वो वृत्त का सवाल है, उसको नहीं करना है हम लोगों को, इस सिलेबस में नहीं है। तो घा में देखो फिर से ये सवाल आ रहा है बार बार, पिछले पेपर्स में भी बार बार आया है, फिर से आया है, 2 बार तो आ चुका लगातार, ये तीसरी बार आ रहा है। तो क्या रखना है, इसका मान बताना है सीधे। tan 30 का मान क्या हो गया, तो 2 यहाँ गुणा है, tan 30 क्या हो गया 1/√3 और 1 माइनस, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है नहीं माइनस है, 1 माइनस, सवाल में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 मतलब 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब इसको हल कर लो, ये क्या बन गया 2/√3 और भागे 1 माइनस रूट हट गया 1/3 हुआ, हल करें तो 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ये 2/√3 पूरे का बटे 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 गुणा हो जाएगा पलट कर, तो 2/√3 से गुणा हो गया 3/2, ये 2 2 कट गया 3/√3। अब इसको √3 से क्या करो परिमेयीकरण कर दो, ऊपर नीचे गुणा, जब भी बटे में रूट आए तो परिमेयीकरण करो। अब ये 3 बनेगा गुणा होके, तो 3 और ये 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, sin 60 cos 60
tan 60 या cot 60? तो tan 60 का आंसर है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर tan 60। ये वैल्यू है किसकी? tan 60 की। और ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो अब अगला देखते हैं, अंगा, यही कर देते हैं अंगा को। तो एक का अंगा देखो क्या है, भी कह रहे घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, त्रिज्या हो गई, ये मिनट की सुई मान लो, ये त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1 मिनट में बताना है तुमको। तो 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी सुई, तो कितने डिग्री, ये जो बना त्रिज्य खंड, इसी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड बना है ना, तो यहाँ का कोण पता हो, त्रिज्या पता ही है, आर बोल रहा है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री बनाएगा? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि 60 मिनट में कितना बनाता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 बटे 60, ये 6 छंग 36, 6 डिग्री बनाएगा, है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब थीटा कितना है? 6 डिग्री है। तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, क्षेत्रफल एरिया बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर को आर ही लेना है, पाई को पाई रहने दो, क्योंकि पाई में ही आंसर दिया गया है। तो क्या हो गया? थीटा को क्या लिखेंगे? 6 बचे बटे 360, 6 छंग 36, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 60 आ रहा है। तो कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरे के क में ये चित्र दिया हुआ है और ये सब दिया है, डी बराबर डी समांतर बीसी, डी समांतर है बीसी के, और ये सब दिया हुआ है, ए डी एक्स है, डी बी एक्स माइनस 2 है, और ए ई एक्स प्लस 2, उसी तरह से ई सी एक्स माइनस 1। तो ये सारे खंड दिए हैं और डी समांतर बीसी बोला है। तुम्हें x का मान बताना है। अब तुम डायरेक्ट नहीं कह सकते हो ना, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई एक्स, ऐसा कैसे कह सकते हो? कब कह सकते हो? कोई प्रमेय है तुम्हारे पास? प्रमेय है ना? क्या प्रमेय है? अगर एक रेखा, किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड एक भुजा के समांतर खींचा जाए तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ से हम लोग इसको, क्योंकि स्टेप लिखना है ना हमें, तो लिखोगे, चूंकि ये सब दिया है, ये सब लिख लेना। तो हल में क्या करेंगे? चूंकि DE समांतर BC है, अतः AD बटे DB बराबर AE बटे EC, है ना। ये इसके समांतर है तो बराबर अनुपात में बांटेगी, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्यों ऐसा किया तुमने? यहाँ लिख दोगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसके बाद अब सबके मान रख दो, AD कितना है? x, DB कितना है? x माइनस 2, और AE कितना है? x प्लस 2, EC x माइनस 1। गुणा कर लो सब तरफ, तो क्या बन गया ये? आगे देखो, ये यहाँ गुणा होगा तो x गुणे x माइनस 1, और ये इधर गुणा होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये तो सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ गुणा कर लो, x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x, दोनों प्लस हैं, इधर उधर आएंगे तो माइनस होगा, 1 कट जाएगा, और ये माइनस x बराबर माइनस 4 आ रहा है, तो x बराबर 4 आएगा। ये आंसर हो जाएगा, x का मान तुम्हें निकालना था। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, सेक 37, दूसरे का खा, सेक 37 कोसेक 53। तो दिख रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 53, तो 37 ही बनेगा, बटे कोसेक 53। अब आगे बढ़ो तो ये 90 माइनस 53 क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मीन्स कोसेक 53 बटे कोसेक 53 डिग्री, दोनों कट गए, 1 आ गया। ये आंसर हो गया दूसरे का ख। अब देखो ग में क्या कह रहा है? दूसरे के ग में चित्र बना हुआ है,
इसमें तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चित्र है और इसमें तुम्हें छायांकित भाग, इसी में एक वर्ग बनाया गया है, ये वर्ग है, वर्ग की तरह समझेंगे, आयत दिख रहा होगा पर वर्ग है ये, और ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। तो दिया क्या क्या है इसमें देखो, ओ ए बी सी ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया एक वर्ग है और ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखो ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर पी और ये क्यू। तो वर्ग है तो चारों भुजा बराबर, यहाँ भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 है ना। तो करना क्या होगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हमें उसकी त्रिज्या भी तो चाहिए। तो त्रिज्या तो कौन है, या तो ये है देखो OP है ना, ये त्रिज्या है, या फिर OQ, वो तो तुम्हें दिया ही नहीं है। तो क्या करोगे, ये देखो यहाँ से अगर इसको मिला दोगे तो ये भी तो त्रिज्या है कि नहीं है, OB भी तो त्रिज्या है, केंद्र से चाप तक की दूरी वही तो त्रिज्या है। तो ये तो OB तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ देखो OA वर्ग है ना, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो OA 20 है और AB भी 20 है, तो ये कर्ण हो गया है ना, 90 के सामने कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम OB निकालें, जो जो दिया है वो लिख देंगे। क्या क्या दिया हुआ है, OA बराबर 20 सेंटीमीटर और ABCO एक वर्ग है, ABCO वर्ग है, अतः OB बराबर वर्ग का विकर्ण, और वही क्या है, त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, ये सारी बातें लिख देना। तो निकाल लेते हैं, वर्ग का विकर्ण OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख दो सारे। OA कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस AB भी 20 है, 20 का स्क्वायर, तो ये तुमको OA स्क्वायर मिल रहा है। तो OA बराबर क्या होगा, इसका रूट कितना हो गया, 400 प्लस 400 रूट हो गया, तो 800 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, 400 गुणे 2 लिखोगे तो 400 का 20 होता है और रूट के अंदर 2, OA बराबर √20√2, और सेंटीमीटर्स में दिया है तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। इस तरह से मिल गया OA, त्रिज्या मिल गई। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें मालूम है थीटा तो यही है ना, वर्ग है तो 90 है, यहाँ पे भी हर जगह 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो थीटा हो गया 90 बटे 360 गुणे पाई, पाई मतलब 22 बटे 7, अगर पाई के मान में निकालना है तो पाई 22 बटे 7 गुणे आर कितना निकला है 20√2, तो 20√2। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, देखो कोई चीज़ यहाँ पे कटने वाली नहीं है तो इसको पाई रहने दो, मे भी पाई के रूप में आंसर आ जाए। तो ये हो गया 9 चौक 36 है ना, 9 से 9 चौक 36, तो क्या आया, अब ये 20 से भी कट जाएगा, इसका स्क्वायर होना है ना, त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, तो क्या बचा, आगे अगर हम लिखें तो क्या बचा, पाई बाई 4 गुणे 20 का स्क्वायर 400 √2 का स्क्वायर 2 है ना, तो ये हो गया 4 दाम 40 200 200 पाई है ना, तो क्या आ गया 200 पाई। ये हो गया त्रिज्यखंड का। अब त्रिज्यखंड में से तुम्हें वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो आगे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, जो भी वर्ग का नाम तुमने रखा है, ABCO वर्ग, ABCO का क्षेत्रफल, ABCO क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, तो भुजा कौन है, OA है, तो OA का वर्ग, और OA कितना है 20 है, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 400
है ना, 400 वर्ग सेंटीमीटर। और ये भाग का निकालना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड माइनस वर्ग। त्रिज्यखंड का ये है 200 पाई, तो 200 पाई माइनस 400, ये वर्ग का है। पाई का मान रखना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो 200 गुणे 22/7 माइनस 400। अब लासा लोगे, ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4400 है ना, 2 दूना 4 और 0 लग गया, बटे 7 चौक 2800, लासा ले लिया, 7 चौक 2800 बटे 7। अब इसको हल करो, कितना आ रहा है 1600, इसमें से घटाएंगे 1600 बटे 7, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200, हाँ 228.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर छायांकित भाग का। प्रायिकता का सवाल है। तो तीसरे के काम में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 17/90 को बताओ कि शांत दशमलव है या अशांत है। 17/90, तो क्या लिखेंगे, हर का हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो हर का गुणनखंड करेंगे पहले, तो करके देखेंगे यार रफ में। 90 का गुणनखंड करो, 45, फिर 3 भी आ रहा है, 15, 5 और 1। तो हर का गुणनखंड 90 बराबर क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2, 3 और 5। अतः ये क्या है, शांत या अशांत, अशांत है ना, क्योंकि इसमें 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा एक और संख्या आ रही है। तो ये सारी बातें लिखनी होंगी, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः यह एक अशांत गुणनफल है, अशांत परिमेय संख्या है। बस आगे देखेंगे हम इसी का खा भी देखो, बहुपद का सवाल है जो तुम्हें नहीं करना है। ग, तीसरे का ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष विभाजित करता है। तो 2 बिंदु दिए गए हैं A और B, जिसको कौन विभाजित कर रहा है, y अक्ष। तो थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहे हैं, y अक्ष विभाजित कर रहा है तो रेखा या तो ऐसे गई होगी, या तो ऐसे गई होगी, या तो ऐसे गई होगी। y अक्ष विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो कहीं भी हम बस समझाने के लिए बना रहे हैं, बिंदु के अनुसार तो यहाँ कहीं आएगा। देखो बिंदु A दिया हुआ है 5, -6, तो कहाँ आएगा बिंदु A, यहाँ कहीं होगा। बिंदु A बराबर 5, इसमें होगा ना, चौथे में। और एक बिंदु B है -1, -4, तो इधर होगा कहीं, -1 और -4, ये बिंदु B है। तो इनको ये मिला दें हम लोग यहाँ से, बिंदु A और बिंदु B को, ठीक है। तो y अक्ष यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, तो इसको मान लेंगे ये बिंदु P है। निर्देशांक क्या हुआ, y अक्ष पे x कितना होता है, 0, और y का y होता है। अब अनुपात ज्ञात करना है m1 और m2, ठीक है। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है, जिसमें इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। तो अनुपात वाला विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र द्वारा x बराबर, ये क्या है, ये x और y है, और ये क्या है, x1 y1, और इसे ले लेंगे x2 y2। तो विभाजन सूत्र द्वारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ फिर y निकालेंगे अगर y की ज़रूरत पड़ेगी, तो y की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ मान पहले रखते हैं, x कितना है, x 0 है, तो m1, यहाँ पे m1 निकालना है तुमको, x2 5, m2 x1 -1 है ना, x1, हाँ -1 है, x1 -1 है, इंटू -1 बटे m1 प्लस m2। अब ये पूरा इधर आके गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 बराबर 5m1 माइनस m2, तो m2 को इधर कर लो, m1 को इधर कर दो,
तो ये क्या हो गया, M2 बराबर 5MO1। तुम्हें चाहिए क्या, MO1 अनुपाते M2 चाहिए, अनुपात निकालना है MO1 बटे M2। तो M1 इधर ये गुणा है, यहाँ पे इसके साथ गुणा में कौन है, 1 है, तो MO1 बटे M2 यहाँ आएगा और 1/5 इधर हो जाएगा, तो 1/5, अतः M1 अनुपाते M2 बराबर 1/5। ये आंसर हो गया। अब देखो तीसरे के घ में क्या कह रहा है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो एक गोला है, इसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मान लो व्यास AB है, तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है गोले का व्यास। इसको पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया, मतलब ऐसा तार बनाया गया जो कहीं मोटा पतला नहीं, एक समान है। तो एक तार है, तो तार कैसा होता है, बेलनाकार, तार बेलनाकार होता है, मतलब एक बेलन बना है तार के रूप में, जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो उसको पिघलाकर एक बेलनाकार तार क्योंकि बेलनाकार ही होता है, इसकी लंबाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर। तो एक ऐसे ही कल्पना के लिए बना दे रहे हैं, तो ये 36 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई, है ना, बेलन की ऊंचाई हो गई, जिसका व्यास तुम्हें ज्ञात करना है। तो क्या नहीं बदलेगा, जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन बाद में रहेगा। तो लिखेंगे सब कुछ, गोले का व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो गई, गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अभी रहने देते हैं, बाद में मान रखेंगे, दोनों आयतन को बराबर करेंगे तब। और तार का व्यास मान लिया, तार की त्रिज्या ले लेते हैं, तार की त्रिज्या बराबर R डैश मान लिया, और ऊंचाई, तार की लंबाई बराबर, लंबाई को हम H से दिखा रहे हैं क्योंकि वही ऊंचाई है, 36 सेंटीमीटर। तो तार का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बोलो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H होता है। फॉर्मूला नहीं याद है, परसों एग्जाम है तुम्हारा। पाई R, और R की जगह क्या है, R डैश माने हो तो रख दो, पाई R डैश स्क्वायर H मतलब 36, क्योंकि लिखेंगे गोले का, क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं होता, अतः गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। वही बात हुई, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। पहले ये बात लिख देना कि आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तार का आयतन पाई R डैश का स्क्वायर गुणे 36, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। अब मान रखो सबके, पाई और पाई तो कट गया यहाँ पे, R डैश स्क्वायर बचा गुणे 36 बराबर 4/3, और R तो पता है 3 है, तो 3 × 3 लिख दिया, यहाँ से 3 भी कट गया। ठीक है, अब R डैश तुमको चाहिए, तो यहाँ से देखो R डैश स्क्वायर बराबर, ये देखो क्या है, 9 है ना, तो 9 और चौके 36, और 4 एकम 4 कट गया, क्योंकि ये सब बराबर है तो बटे में आएंगे ना, तो कट गए, तो R स्क्वायर बराबर 1 बचा सिर्फ, तो R स्क्वायर बराबर 1, तो R डैश स्क्वायर बराबर 1, तो R डैश इसका वर्गमूल निकालोगे 1 ही आएगा, तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हुई। तो व्यास कितना हुआ, व्यास D बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या का दुगना कर दो, 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, का में सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी बहुत बार ये हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर में तुम इसको देख सकते हो। अब हमें ख में देखो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ये सिलेबस में नहीं है। ग करेंगे, के की किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, ऐसा कह रहा है। तो संरेख कब होते हैं बिंदु, लिखेंगे बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो 1/2, इनको नाम दे दो x1 y1,
x2 y2 और ये x3 y3, इनको नाम दे दो और उसके बाद सूत्र लगाओ। तो क्या सूत्र है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 चला जाएगा उधर, 0 हो गया। मान रखो x1 कितना है k, y2 1 माइनस y3 5 प्लस x2 2 इंटू y3 5 है, y3 5 माइनस y1, ये है y1 माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये +1 प्लस x3 4 y1 माइनस y2 1। हल करो, 5 में से 1 गया, -4 आएगा, -4 k से गुणा होगा, -4k, 5 1 6, 6 दूना 12, यहाँ चले जाओ -2 और 4, तो -8, 4 दूना 8 बराबर 0। अब यहाँ से निकाल लो, 12 में से ये क्या आ गया, -4k, 12 में से 8 गया 4 बराबर 0। अब यहाँ से 4 उधर गया, -4k बराबर -4, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया, तो k बराबर 4 जाके भाग दे देगा, 1 आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों 4 कम 4, k का मान 4 है, k बराबर 1, k बराबर 1। तो देखो चौथे के घ में ये दिया हुआ है cos k बराबर 2, तो इसका मान बताना है। तो cos k का मतलब क्या होता है, cos a बराबर 2, 2 मतलब 2/1, और cos साइन का उल्टा है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये क्या लिखा है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमें यहाँ मालूम है कितना है, 2x मानेंगे, ठीक है, और लंब कितना है 1x है। तो आधार निकाल लें, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण मतलब 2x का स्क्वायर करो माइनस 1x का स्क्वायर करो, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 4x में से 1x गया 3x स्क्वायर। अब रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ √3x, √3x, 3 नहीं निकलेगा, x स्क्वायर का x आ जाएगा, तो आधार मिल गया √3x, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है अतः, हाँ अतः इनका मान निकालो, तो 1/10 को हम क्या कह सकते हैं, कॉट कह सकते हैं ना, तो असल में ये लिखा हुआ है, फिर से एक बार लिख लेंगे, ये पूरा फिर से एक बार लिखेंगे, 1/10a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a, एक बार इसको लिख लेंगे, और 1/10 की जगह लिखेंगे कॉट a, ना लिखो तो भी हो जाएगा लेकिन बटे में आएगा, ठीक है, लेकिन इसलिए हमने कॉट a कर लिया, प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a। अब इनको हल करो, कॉट a का मान रखो आधार बटे लंब, तो आधार आया है √3x और लंब है 1x, तो ये हो गया √3x बटे 1x, प्लस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1x अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है 2x, पूरे का बटे 1 प्लस आधार बटे कर्ण, तो आधार √3x, कर्ण मीन्स 2x, x सब जगह कट जा रहा है, काट दो, तो ये क्या बचा यहाँ पे √3 बचा, प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या बचा √3 बटे 2, तो 2 एकम 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 पूरे का बटे 2, पलट गया, तो हाँ √3 प्लस 1/2 के साथ गुणा हो गया 2/2 प्लस √3। अब ये कट गया, तो क्या बचा √3 यहाँ बचा, प्लस 1/2 प्लस √3, परिमेयीकरण कर दो, तो क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण करने पर
√3 प्लस, हाँ दोनों में गुणा होगा तो ये 2 माइनस √3 इसी के उल्टे से, और यहाँ पे a² माइनस b², तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3, समझ गए ना, ऐसा बनेगा ना। नीचे 2 प्लस √3 और ब्रैकेट में 2 माइनस √3, नीचे गुणा करोगे इसी से और इसी से ऊपर करोगे तो ये नीचे गुणा होगा इसके साथ, तो a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², a² माइनस b², ये बना, और ऊपर जो गुणा हुआ इससे तो 1 था तो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा क्या, √3 प्लस 2 माइनस √3, और यहाँ पे बटे 1 है ना, तो बटे 1 से कोई मतलब नहीं, तो क्या √3 माइनस प्लस कट गया, आंसर आ गया 2 आंसर होगा। ठीक, तो ये देखो एक सवाल दिया है, रैखिक समीकरण को हल करना है, तो यहाँ लिखा है 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई तथा बराबर 5 तथा अगला समीकरण दिया है 40/x माइनस वाई और प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, दिख रहा है यहाँ भी 1/x माइनस वाई, यहाँ पे भी 1/x प्लस वाई, यहाँ पे भी वही है, तो हम क्या मान लेंगे, माना 1/x माइनस वाई बराबर p तथा 1/x प्लस वाई बराबर q, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 1/x प्लस वाई बराबर q, ये समीकरण नंबर इसको दे देंगे a और इसको समीकरण नंबर b दे देंगे। और अब देखो जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ क्या रखोगे, p, तो समीकरण 1 से क्या बनेगा, समीकरण 1 में ये 1/x माइनस वाई की जगह p लिखना है, तो 15 गुणे p प्लस इसकी जगह क्या लिखना है, 1/x प्लस वाई की जगह q रखना है, तो 22 गुणे q बराबर 5, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से दूसरे में तथा 40p प्लस 55q बराबर 13, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन्हीं दोनों को तुम्हें हल करना है p और q के लिए। 15p 22q, इन दोनों को कैसे हल करोगे, या तो प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, है ना, तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, इससे यहाँ से तुम्हें p और q मिल जाएगा। जब p और q मिलेगा तो तुम्हें यहाँ रख देना है p, तो एक समीकरण फिर से बनेगा x y में, और जो q मिला है यहाँ रखोगे तो x प्लस वाई, तो फिर से x माइनस वाई और एक x प्लस वाई, ये समीकरण बनेगा। फिर से इन दोनों को हल करोगे विलोपन विधि से, तब x y मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इन दोनों को हल करो जहां से तुम्हें p और q मिलेगा। जब p और q मिल जाए तो p का मान यहाँ रखो, तो एक फिर से समीकरण बनेगा, x माइनस वाई बराबर कुछ बनेगा, और यहाँ q रखोगे तो x प्लस वाई बराबर कुछ बनेगा, 2 समीकरण फिर बने। इन दोनों को विलोपन विधि से करोगे फिर x y आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तुम्हें करना है, अब क्योंकि अब 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो इतना तो तुम्हें आना चाहिए। अब हल करने से हमारे नहीं कुछ होगा, केवल समझा दे रहे हैं, हल तुम करो। ठीक है, चलो अब देखो 5वें के खा में रचना है त्रिभुज की, जो हम लोग कई बार करते चले आ रहे हैं, पर यहाँ एक बार फिर से समझा देते हैं। तो पहले तुम्हें त्रिभुज जो दिया रहेगा, यहाँ देखो तीनों भुजा दी हुई हैं, ए बी बी सी सी ए सभी दिया हुआ है, तो जितने तरह का हो सकता है वो त्रिभुज बता रहे हैं। तीनों भुजा दी हो तो क्या करोगे, तीनों भुजाएं पहले एक लाइन खींचोगे, जैसे यहाँ पे है ए बी, इसमें कह रहा है ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 है और ए सी 6 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको नीचे ही लो आधार पे, तो इसको मान लो कि ये भुजा ए सी तुमने खींचा है, एक बड़ी लाइन खींच लोगे, बड़ी करके मान लो इसको तुमने ए वाई नाम दे दिया, एक किरण खींच ली। इसमें कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और लगा देंगे, तो मान लो यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी, क्योंकि दिया गया है ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको बनाने से पहले तुम्हें रफ डायग्राम ऐसे बना लेना है, ऐसे यहाँ पे ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर ऐसे लिख लो। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 4 और बी सी 5, ए बी 4 है और बी सी 5 सेंटीमीटर है, ये रफ बना लो, इसी के अनुसार यहाँ बनाओ। तो पहले ए सी कहाँ रहना चाहिए, आधार पे,
तो AC 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया। अब इसके ऊपर तुम्हें 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे लगाना है, बस हो गया। उसके बाद देखो CA 5 दिया है, तो C पर रखकर तुम 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ, दोनों काटेंगे कहीं पर, ये दोनों जब काटें तो वहीं पर बिंदु कौन हो जाएगा, B, और इन दोनों को स्केल से तुम्हें मिला देना है। तो ये जब 3 भुजा दी हो तो ये कौन सी रचना हुई, SSS। इसको करने के बाद तुम्हें आगे बढ़ना है। जब दे रहा है कि इसके समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हो, मतलब तुम्हें क्या दिया है, ये स्केल गुणक। इसके आगे की रचना तो ये होगी ना, इससे न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचोगे। बाकी बार बार बताया जा चुका है क्या करना है, हम सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ कितने प्रकार के त्रिभुज आ सकते हैं, SSS आ सकता है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद की रचना हमने पता है क्या करना है। एक हो सकता है SAS, दूसरा हो सकता है, यहाँ पहले क्या है कि SAS त्रिभुज, मतलब 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो 2 भुजा दी रहेगी, ऐसे रफ में बनाओगे, 2 भुजाएं, जो भुजाएं दी रहेंगी ऐसे एक नीचे बनाना। चलो मान लो AB दिया हुआ है तो यहाँ पे B रख दो, यहाँ C रख दो। AB मान लो दिया है 7 सेंटीमीटर और BC दिया है 4 सेंटीमीटर, और इन्हीं के बीच का कोण दिया रहेगा 60 डिग्री। ऐसे रफ बना लिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, पहले ये लाइन खींचनी है AB 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद तुम्हें मालूम है कि A पर तुम्हें 60 डिग्री बनाना है, तो तुम्हारा काम होगा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाना। पहले चाप 4 सेंटीमीटर मत ले लेना, पहले क्या करोगे, कोण बनाओगे 60 डिग्री का। तो एक बड़ी लाइन खींच दोगे 60 डिग्री बनाते हुए गोला प्रकार से। तो जब 60 डिग्री बन गया, अब इसके ऊपर कितने सेंटीमीटर काटना है, 4 सेंटीमीटर। तब तुम यहाँ से तब चाप लगाना 4 सेंटीमीटर, और तब यहाँ पे ये हो जाएगा, कौन सा बिंदु है ये, C से B को मिला देना। तो ये तुम्हें ये वाला त्रिभुज मिला SAS। अब आगे की रचना जो कि ये है कि इससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचो। बाकी आगे जो प्रोसेस है वो तो कई बार किए हो, ठीक है। SSS SAS। तीसरा क्या आएगा, ASA आ सकता है। पहले तुम्हें ये बनाना होगा, उसके बाद आगे की रचना, ये सब रचना तो बाद में, पहले ये बनाना होगा। तो ये बनाने के लिए 2 ये हो गए, एक तीसरा ASA। ये क्या कह रहा है, एक भुजा दी रहेगी तुमको और बाकी दोनों कोण दिए रहेंगे। मान लो ये दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा AB, और यहाँ का कोण दिया रहेगा ASA। तो बस तुम्हें क्या करना होगा, 8 सेंटीमीटर की भुजा खींचकर A पर कितने डिग्री, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण पटरी प्रकार से और यहाँ पर 45 डिग्री का, दोनों जहाँ काटेंगे वहीं पर C हो जाएगा। बस त्रिभुज बन गया। उसके बाद की रचना किससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, इस पे कितने भाग करने हैं वो तो जो स्केल गुणक दिया रहेगा उसके अनुसार आगे की रचना जानते हो, ठीक है। तो यहाँ ये 3 प्रकार के आ सकते हैं, ठीक। चलो का इससे पहले ग और घ दिया गया है। 5वें के ग में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे नहीं करना है। उसी तरह से घ में एक आंकड़ा दिया गया है जिसका समांतर माध्य है और बारंबारता ज्ञात करनी है हमें। तो ऐसे सवाल हम लोगों ने हर पेपर में किए हैं, अगर तुम्हें देखना है तो तुम पिछले पेपर्स में जाके इसे समझ सकते हो। अभी हम करेंगे 6वें का में देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। अगर v किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी दी हुई है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है, समय दिया है कि अगर दूरी पहले v थी, अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाएगी तो 1 घंटा कम समय लगेगी। तो जब v थी पहले वहां का समय निकाल लो, उसके बाद जब वेग बढ़ गया तब का समय निकालो, ठीक है। देखते हैं, समझाते हैं अभी। पहले क्या, दूरी हमें दी हुई 360 और चाल दी हुई है v, तो फिर समय कितना लगेगा, समय मान लिया t1 है, समय t1 दूरी बटे चाल। तो ये मिल गया हमें दूरी बटे चाल में, दूरी है 360 और चाल है v, ये t1 मिला पहला समय, ठीक है, समीकरण 1।
अब कह रहा है अगर चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो यही दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। तो अब इसके लिए लिखो, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर 5 किलोमीटर बढ़ गई, v प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले लिख देना, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो ये हो गया चाल, तब ये चाल हो जाएगी। दूरी वही रहेगी, उसी दूरी को तय करना है, 360 किलोमीटर। फिर कह रहा है समय कितना लगता है, जितना पहले लगा था उससे 1 घंटा कम लगता है। तो अभी मालूम नहीं है हमें, बाद में उसको बताते हैं क्या हो रहा है। पहले लिख देंगे समय, फिर से दूरी बटे चाल, तो 360 बटे v प्लस 5, समीकरण नंबर 2। अब जो कह रहा है उसको समझो, यहाँ जो समय लग रहा है उससे यहाँ वाला समय कितना है, 1 घंटा कम है। इसका मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 घंटे का, है ना। तो बस यही लिख दो, इन दोनों में अंतर है 1 घंटे का। कौन सा समय ज़्यादा है, ये कि ये कैसे ज़्यादा हो गया, यहाँ तो चाल ज़्यादा है और कह भी रहा है कि 1 घंटे कम समय लग रहा है इसमें, तो ये कम है ना। वैसे भी चाल बढ़ी हुई है तो ये तो समय कम आएगा ही ना। यहाँ v चाल थी, यहाँ v प्लस 5 है, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वहाँ समय कम लगेगा ना, और यहाँ का समय ज़्यादा है। इन दोनों में अंतर 1 घंटे का है, तो मतलब t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समय अंतराल, समय अंतराल मतलब पहले वाला समय माइनस बाद वाला समय बराबर 1 घंटा। तो पहले वाला समय ये है, बाद वाला ये है, तो 360 बटे v माइनस 360 बटे v प्लस 5 बराबर 1। लासा लेंगे तो क्या आएगा, v इंटू वी प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से v घटा तो 360 गुणे v प्लस 5 माइनस v प्लस 5 घटा v गुणा हुआ 360v बराबर 1। अब ये उधर जाके गुणा हो गया और ये 360 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, v प्लस 5 माइनस v, और ये बराबर उधर चला गया, गुणा हो गया, तो v स्क्वायर प्लस 5v। ठीक है इतना। अब ये 360 यहाँ देखो माइनस v और ये प्लस v, 360 गुणे 5 कितना हो गया, 5 0 0, 5 6 30, 5 यहाँ 15, 3 18 बराबर v स्क्वायर प्लस 5v, द्विघात बन गया। तो क्या बना फाइनली, v स्क्वायर प्लस 5v माइनस 1800 बराबर 0। 1800 का गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग, तो 1800 का गुणनखंड करोगे तो 2 से करोगे तो 900 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 450 आएगा, 225, फिर 3 से करो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 3 25, फिर 5 पंजे और 5 इक्कम। अब यहाँ देखो 8 और कितना आना है, गुणा करने पर 1800 आए और घटाने पर 5 आए, तो कौन है वो, देखो 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45, ये देखो 9 है ना ये, और यहाँ से देखो ये 8 है, तो 8 और 5 और 9 और 5, तो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 40 और 45 आया, तो v स्क्वायर प्लस v इंटू 45 माइनस 40 माइनस 1800 बराबर 0। आगे हल कर लो, v स्क्वायर 45 v माइनस 40 v माइनस 1800 बराबर 0। अब यहाँ पे v कॉमन लोगे तो v प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लोगे तो v प्लस 45 बराबर 0। आगे हल करोगे तो एक बार आएगा v प्लस 45 और v माइनस 40, यहाँ कॉमन मिल रहा है ना, तो ये बन गया v प्लस 45 और एक बन गया v माइनस 40 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करोगे तो v बराबर माइनस 45 आएगा, है ना, इसको लिख के करना। ये अगर v प्लस 45 बराबर 0 तो v बराबर माइनस 45, ऋणात्मक चाल लेनी नहीं है, धनात्मक v माइनस अगर 40 0 है तो v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
देखो छठवें के खा में एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदु। एक टावर है, मान लो ये टावर है, इसके आधार से जाती हुई रेखा है, इसके दो बिंदु हैं ए और बी। दो बिंदुओं पर जाती हुई रेखा पर ए और बी दूरियां हैं जो कि दो बिंदुएं हैं। दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः कोटि पूरक हैं। तो एक रेखा है, ये जा रही है, इसके बिंदु मान लो यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे बी है, ठीक है। इन दोनों से बारी बारी से जब हम इसे देखते हैं टावर को, तो उसके उन्नयन कोण दिए हुए हैं। यहाँ से ऊपर देखते हैं तो एक उन्नयन कोण, और यहाँ से जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक दूरी दिया हुआ है ए, टावर के आधार बिंदु से यहाँ तक की दूरी है ए, ये दूरी ए है, और आधार बिंदु से ये दूरी पूरी बी है। बी यहाँ से यहाँ तक है पूरी, यहाँ से यहाँ तक मत ले लेना, ठीक है। जैसा बोला है वैसा समझ के करना। टावर के आधार बिंदु से क्रमशः दो दूरियां हैं, दूरी ए और यहीं से दूरी बी, तो ये दूरी बी है, ठीक है। तो बिंदु का नाम यहाँ दे देते हैं, मान लो ये ए हो गया, ये बी और ये सी और यहाँ डी, ठीक है। अब यहाँ से भी एक उन्नयन कोण बन रहा है ऊपर देखने पर, तो मान लो ये उन्नयन कोण बन गया ये। अब क्या कह रहा है, यहां जो कोण बना है वो दूसरी जगह जो कोण बना है वो दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। कोटि पूरक मतलब एक अगर x डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस एक्स, मालूम है ना। ये बताओ 5 डिग्री का कोटि पूरक कौन है 90 माइनस 5। उसी तरह अगर थीटा माने हो तो इसका कोटि पूरक कौन है 90 माइनस थीटा, ठीक। अब दोनों त्रिभुज में बारी बारी से काम करो। तो पहले हम करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ऊपर लिखते हैं ए सी डी में क्या मिल रहा है लंब बटे आधार। और इसमें करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई रूट ए बी है। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ऊंचाई बराबर रूट ए बी, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए सी डी में माना टावर की ऊंचाई कितनी है h है। तो त्रिभुज ए सी डी में डी सी बटे ए सी बराबर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, ठीक है, या tan a बोलो यहाँ पे, थीटा तो उसका एंगल ही है tan a। अब DC कितना माने हो, ऊंचाई माने हो h, AC कितना है a है ना, और लंब और tan a कितना है थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा। तो पहला समीकरण हमें मिला tan थीटा बराबर h बटे a। अब यहाँ आ जाते हैं त्रिभुज BCD में, बड़े वाले त्रिभुज में, जहाँ 90 उसी में काम करना है ना हमको। तो BCD में, त्रिभुज BCD में देखो फिर से लंब बटे आधार, मतलब DC बटे BC, ये भी है लंब बटे आधार, और ये किसके बराबर है tan B के। tan B कितना है वो रखेंगे, तो DC H है, BC है, B है ना, वहाँ से यहाँ तक B है, ये B है, तो H बटे B बराबर tan B कितना है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है cot थीटा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बनाइए H बटे B बराबर cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर ये tan थीटा a बटे h बटे a आया है, tan थीटा अगर h बटे a आया है, तो cot थीटा कितना आएगा यहाँ से a बटे h, उल्टा होगा कि नहीं। tan थीटा h बटे है तो cot थीटा क्या हो जाएगा a बटे h। इसको यूज करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि वहाँ cot बन रहा है ना, तो cot का मान रख दें। tan बनता तो ये वाला मान रखते, cot बना है तो इसको हम जानते हैं कि पलट दे तो cot हो जाएगा, तो वहाँ cot का मान रख देंगे, ठीक है। तो cot थीटा a बटे h आया है, तो यहाँ पे हम इसको समीकरण नंबर 1 इसको डालेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से cot थीटा का मान रखने पर, तो वहाँ रख देंगे
h बटे b है और cot थीटा कितना है, a बटे h है, तो यहाँ लिख दोगे a बटे h। अब देखो h यहाँ जाके गुणा होगा h स्क्वायर और b उधर जाके गुणा होगा ए बी, h स्क्वायर ए बी है तो h कितना होगा, रूट ए बी हो जाएगा। इति सिद्धम है ना, यही सिद्ध करना था। अतः टावर की ऊंचाई बराबर रूट ए बी, इति सिद्धम। ठीक है, हो गया। अब देखो छठवें का गा, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो एक तंबू है जो कि बेलन के आकार का है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो ऐसा कुछ, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। ऊंचाई 2.1 है बेलनाकार भाग की, h बराबर 2.1 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, मीटर में है, मीटर 2.1 मीटर और ये भी 4 मीटर, इस तरह से है। तो तुम्हें करना क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, ये भी लिख लो, तिर्यक ऊंचाई ये है, ये दी हुई है 2.8 मीटर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास कपड़ा होता है जिससे तंबू बनता है, तो उस कपड़े का क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, इसी से तो बना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तो लिखेंगे, पहले जो जो दिया है वो लिखेंगे, क्या, बेलनाकार तंबू का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, बेलनाकार त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, ये सब लिख लोगे। ठीक है, और फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु की त्रिज्या, पहले इसका आयतन निकालो, क्या निकालना है, पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, तो पाई रहने दो, आर भी रहने दो, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है ना, जोड़ने में इजी होगा। तो ऐसे ही भी वैल्यू को रहने देते हैं। अब करते हैं बाद में, मान बाद में रखेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तब, पहले हम कॉमन लेंगे इसमें। अब चलो शंकु की बात करो, शंकु की त्रिज्या बराबर ही है क्योंकि अध्यारोपित कर रहा है, वो भी आर ही होगी, कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला बोलो, और ऊंचाई कितनी, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। चलो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई आर एल। तो अब लिखेंगे संपूर्ण तंबू का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, तंबू का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब लिख दो, जोड़ लो, तो बेलन कितना है 2 पाई आर एच प्लस बेलन कितना है पाई आर एल, क्योंकि आर दोनों का समान है तो आर भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या 2h प्लस एल। अब मान रखो, ठीक है, तो मान सारे यहाँ पे रख दो, पाई मतलब 22/7, आर कितना है, आर कितना आया है
2 मीटर, r है 2 और ब्रैकेट में 2h प्लस l, 2 इंटू h 2.1 प्लस l 2.8। अब यहाँ कर लो 22/7 गुणे 2 और ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 प्लस 2.8, जोड़ लो इसको, कितना आया? ये हो गया 44/7 और यहाँ पे कितना हो गया? 10, 4 2 6 और 1 7, 7 आ गया। तो ये 7 इससे कट गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 44 वर्ग मीटर, है ना, स्क्वायर मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में था। ये आ गया उसमें लगने वाले कैनवास के कपड़े का क्षेत्रफल। आयतन पूछा है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। तंबू के भीतर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा मतलब कितनी जगह है उसमें, जितनी जगह उतनी तो हवा होगी। तो हवा का आयतन मतलब पूरे तंबू का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है, ये डायरेक्ट निकाल लोगे। तो चलो बेलन का आयतन बताओ कितना होता है, फॉर्मूला लिखेंगे कुल आयतन, कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। चलो फॉर्मूला बोलो शंकु का और बेलन का। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/3, तो 3 एकम 3 4/3 है ना, तो 4/3 बन गया और पाई आर स्क्वायर एच। सारे मान यहाँ रख दो, 4/3 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, एच कितना है 2.1 है। तो क्या कटा यहाँ से देखो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और उसके बाद 0.7 एकम और यहाँ पे 10 बार जाएगा, है ना, जाएगा, चाहे 0.1 यहाँ लिखो, कुछ भी लिख लो, 7 एकम 7 और यहाँ पे 0.1। अब क्या होगा, गुणा करो सबको, तो क्या हो गया 4 और 44.1, तो क्या आ गया 2 दूनी 4 और ये 88 गुणे 4 गुणे 0.1, बस गुणा कर लो, 4 × 32, 4 × 32 और 3 35 और ये आ गया 0.1 स्थान पर, 1 से गुणा होगा तो इतना ही है, 1 अंक पे दशमलव, तो घन मीटर क्यूब। तो कुल आयतन बराबर उसमें भरी हवा का आयतन, लास्ट में लिख देंगे, अतः कुल आयतन, कुल हवा का आयतन बराबर 35.2 घन मीटर। 7 के काम में देखो, पहले कह रहा है निर्धारित करो कि इसके मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक होंगे यदि विविक्तिकर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आए या तो इक्वल टू 0 आए। 0 आएगा तो भी वास्तविक है लेकिन बराबर होंगे, और 0 से बड़ा आया तो वास्तविक तो है ही लेकिन बराबर नहीं है। तो चलो करो, b कितना है यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर -4, a कितना है 9 है, c कितना है -2 है, तो ये हो गया 49, 9 चौक ये माइनस है प्लस बन गया, 9 चौक 36 दूना 72, तो साफ दिख रहा है ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है और असमान है। अगर 0 आता तो वास्तविक और समान होते। तो अब इसको सूत्र द्वारा हल करो, द्विघात सूत्र -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a x बराबर -b। तो -b कितना है यहाँ पे 7 है, तो -7 ± √b² - 4ac, ये तुम निकाल चुके हो इसको, 9 2 11, 7 4 9 और 1 10, 101 आ रहा है, 9 2 11 का 1, हाँ 120 आ रहा है, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, तो 121 आ रहा है b² - 4ac। तो यहाँ सीधे हम रख देंगे 121 पूरे का बटे 2a, 2 × a कितना है 9, तो ये आ गया -7 ± 121 का रूट होता है 11,
बटे 18। अब यहाँ पे x बराबर एक बार लेंगे -7 + 11, -7 + 11 बटे 18 या x बराबर -7 - 11 बटे 18। तो यहाँ से मान आ रहा है 11 में से 7 गया 4 बटे 18, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 बटे 9 आ गया। या x बराबर -18 बटे 18 कट गया -1, तो x के दो मान आ गए -1 और 2 बटे 9। इस तरह से हल करना है। अब देखो 7वें का ख, 7वें के ख में कह रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर D, तो ABC त्रिभुज है, उसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC। तो ADC बनाने के लिए यहाँ से लाइन मिलानी पड़ेगी ना, तो बिंदु D पे हमने A से मिला दिया, एक लाइन खींच दी रेखाखंड। तो अब बन गया कोण ADC, कौन सा हुआ, ये वाला ADC। ये किसके बराबर है, कोण BAC। AC मतलब ये पूरा कोण है ना, BAC ये पूरा कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो कोण ADC बराबर कोण BAC। अब देखो तुम्हें त्रिभुज BAC तथा ADC में, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में क्या क्या बराबर मिल रहा है। कोण जो दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया हुआ है पहले से ही। और क्या मिल रहा है, ये वाला कोण बड़े वाले का, यानी कोण BAC का भी यही कोण है और ADC का भी यही है। तो लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण ACD। कैसे मालूम, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में है वो। तो क्या हुआ, दोनों त्रिभुजों के दो कोण मिल गए, अतः एंगल द्वारा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप लिखने के लिए जो बराबर हैं उनके नाम के अनुसार लिखना। क्या त्रिभुज ADC लिखना सही रहेगा, त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज BAC के। अगर ये नाम सही है तो जो वहाँ बराबर बराबर आना चाहिए। जैसे कि कोण A बराबर इसका कोण A बड़े वाले का, मीन्स BAC का कोण A छोटे वाले का D के बराबर आना चाहिए। तो A बराबर D आ रहा है। और क्या बराबर हमें पता था, C बराबर C आना चाहिए। तो C बराबर C आ रहा है, इसका मतलब नाम सही रखा है। जब दो सही आ गए, तीसरा सही आएगा ही आएगा। तो त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। अगर समरूप हो गया तो सभी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यह निर्देशित करता है कि AD बटे BA जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA² बराबर CB गुणे CD। सिद्ध करना है CA² बराबर CB गुणे CD, ये बात सिद्ध करनी है। तो CA, CB और CD आना चाहिए। तो AD बटे क्या लिखें, BA बराबर DC बटे AC, पर DC ना लिख के हम क्या लिखें, CD, क्योंकि हमें CD सिद्ध करना है ना। तो DC CD एक ही बात है। तो CD बटे AC, AC की जगह हमें CA लिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखाना है वही नाम यहाँ भी रखेंगे। बराबर फिर से CA बटे CB है ना, CA बटे CB, संगत भुजाएं समानुपाती। तो CA बटे CB हो गया। अब यहाँ से हमें कौन सा लेना चाहिए ताकि ये सिद्ध हो जाए, ये दोनों ले लें। तो यह निर्देशित करता है कि CD बटे CA बराबर CA बटे CB।
सी ए बटे सी बी। अब यहाँ देखो सी ए यहाँ जाके गुणा हो गया तो क्या बन गया सी ए स्क्वायर, और ये सी ए और सी बी गुणा हो गया तो सी बी गुणे सी डी, तो सी बी गुणे सी डी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। चलो